हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ ललित कुमार। और आज वीडियो का टॉपिक रहने वाला है एमसी साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन देखते हैं। द बेसिक पर्पज ऑफ द एमसी साइकिल इज ओव्यूलेशन। ठीक है, क्या है बेसिक पर्पज? ओव्यूलेशन करवाना होता है। साइकिल इन्वॉल्व टू चेंजेस। इस साइकिल के अंदर टू चेंजेस आएंगे। कौन कौन से चेंजेस आएंगे? फर्स्ट होगा ओव्यूलेशन और ब्लीडिंग। ठीक है, यही होता है, ब्लीडिंग होती है और ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, साइकिल के अंदर दो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। टोटल के ऑर्गन है टू, ओवेरी एंड यूट्रस। अब ओवेरी तो क्या करवाएगा? ओवुलेशन का काम करवाएगा। और यूट्रस से क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। तो देखो, इसमें टू ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए। ओवुलेशन कहाँ से होगा? ओवेरी से। और उसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ओवेरियन प्रोसेस। ठीक है, ब्लीडिंग होती है यूट्रस से और उसको बोलते हैं यूटेराइन प्रोसेस। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दे रखा है यूट्रस के बारे में और ओवेरी के बारे में। तो यूट्रस की तीन लेयर होती है, इनर लेयर, मिडिल लेयर और आउटर लेयर। जो इनर लेयर होती है उसको हम एंडोमेट्रियम भी बोलते हैं। और वो किससे मिलकर बनी होती है? ग्लैंड से। कुछ ग्लैंड वहाँ पे प्रेजेंट होती है, उनसे मिलकर वो बनी होती है। मिडिल लेयर क्या होती है? उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, जो मसल से मिलकर बनी होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और आउटर लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, जो ओनली बाहर लेयर होती है, इस पर कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती है। अब पढ़ते हैं ओवेरी की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ओवेरी की स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? ओवेरी की स्ट्रक्चर के अंदर टू लेयर है, इनर लेयर और आउटर लेयर। जो इनर लेयर होती है ना, वो किससे मिलकर बनी होती है? ग्रेनुलोसा सेल से। और जो आउटर लेयर होती है वो थीका सेल से मिलकर बनी होती है। जो इनर लेयर होती है वहाँ पे एफएसएच वर्क करता है, और जो आउटर लेयर होती है थीका सेल, वहाँ पे एलएच हार्मोन वर्क करता है। अब इनके डायग्राम बना रखे हैं नीचे, यूट्रस के और ओवेरी के। यूट्रस में हमने तीन लेयर बताई थी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो मसल्स की बनी होती है, ये लेयर है। और जो एंडोमेट्रियम ग्लैंड से मिलकर बनी होती है, ये लेयर है। ठीक है, अब आता है ओवम की स्ट्रक्चर। तो ओवम की स्ट्रक्चर क्या होता है? हम फोलिकल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और फोलिकल के अंदर पाया जाता है ओवम। ये ना है कि मतलब अंडे के अंदर फोलिकल होता है, फोलिकल के अंदर अंडा होता है। तो ये बहुत सारे फोलिकल है, इनमें से इस फोलिकल की हम स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें टू लेयर दिख रही होगी आपको। एक तो ग्रेनुलोसा है अंदर वाली, अब जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और बाहर वाली लेयर तो ब्लैक कलर से बनी हुई है, वो बोलते हैं थीका सेल। और इसके अंदर ये बन रहा है ओवम। ठीक है, तो एक फोलिकल के अंदर टू लेयर होती है, ग्रेनुलोसा और थीका, और बीच में होता है ओवम। तो ग्रेनुलोसा पे क्या वर्क करता है? एफएसएच हार्मोन वर्क करता है। और थीका सेल पर एलएच हार्मोन वर्क करता है। ठीक है, अब आ जाता है हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल में काम करते हैं। तो यहाँ पे एच पी एक्सिस बोलते हैं इसको। ठीक है, एच एच का मतलब होता है हाइपोथैलेमस, पी का मतलब पिट्यूटरी, ओ का मतलब ओवेरी। इसमें तीन लगभग ग्लैंड्स काम करती है हमारी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवेरी। और इसमें 5 हार्मोन पूरे सीक्रेट होते हैं। तो ठीक है, हाइपोथैलेमस से हमारा क्या सीक्रेट होता है? जीएनआरएस, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको बोलते हैं हम कंट्रोलिंग हार्मोन, जो एमसी साइकिल को कंट्रोल करता है या इनिशिएट करता है, बिल्कुल शुरुआत करता है। ठीक है, जब फीमेल में अंदर प्यूबर्टी आ जाती है, तो 14-15 साल की हो जाती है, तो फर्स्ट बार जब रिलीज होता है जीएनआरएस, तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होती है। अब आता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, वो 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, एफएसएच और एलएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और ओवेरी हमारे 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब इन 4 हार्मोन को तो अपन, जो एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनको बोलेंगे वर्किंग हार्मोन। और जीएनआरएच को बोलेंगे कंट्रोलिंग हार्मोन। ये कंट्रोलिंग हार्मोन को हम इतना नहीं पढ़ेंगे, ओनली 4 हार्मोन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि तो कंट्रोल करता है, शुरुआत में इनिशियल करता है एमसी साइकिल को। तो आगे आते हैं। तो देखो, टोटल नंबर हार्मोन हार्मोन कितने होंगे? 5 मेजर कंट्रोलिंग हार्मोन जो कंट्रोल करता है एमसी साइकिल को। फर्स्ट वाला हार्मोन जीएनआरएच हार्मोन। और टोटल वर्किंग हार्मोन ओनली 4, जो कार्य करते हैं वो 4 ही होते हैं। अब इनका सीक्वेंस क्या होता है? तो जीएनआरएच को तो आप भूल जाओ अब बिल्कुल। सीक्वेंस होता है, फर्स्ट बार आएगा एफएसएच। ठीक है, फिर एफएसएच के बाद आएगा एस्ट्रोजन, फिर उसके बाद आता है एलएच और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये 4 हार्मोन वर्किंग हार्मोन है, इसके सीक्वेंस से आता है। अब जीएनआरएच क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ द साइकिल। ये साइकिल को ओनली चलाने में रेस्पॉन्सिबल होता है फर्स्ट टाइम। एफएसएच रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी, वर्क ऑन द ग्रेनुलोसा सेल फॉलिकल, रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलिकल ग्रोथ। मैंने पहले ही बताया था कि जो एफएसएच हार्मोन होता है, जो फॉलिकल की ग्रेनुलोसा सेल पर काम करता है। ठीक है, वो जो फॉलिकल ग्रोथ करवाता है। अब सेकंड हमारा हार्मोन आता है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन रिलीज फ्रॉम द फॉलिकल्स। ठीक है, अब फॉलिकल्स को डेवलप किसने कर दिया? एफएसएच ने। अब ये फॉलिकल क्या करेंगे कि एस्ट्रोजन
को रिलीज करवाएंगे। और ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है, जो ग्लैंड से मिलकर बनती है, उन ग्लैंड पर ये कार्य करेगा और रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंडोमेट्रियल ग्रोथ, उन पे काम करेगा और एंडोमेट्रियल की ग्रोथ करवाएगा, मतलब उसको प्रिपेयर करेगा ओव्यूलेशन के लिए, ब्लीडिंग के लिए, ठीक है। फिर हमारा आता है LH हार्मोन, रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी। ये तो पिट्यूटरी से रिलीज होता है ऑन द थीका सेल, और वर्क किस पे करेगा, थीका सेल पे। पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि जो ग्रेनुलेशन होती है वो FSH वर्क करती है और LH पे थीका सेल वर्क करेगा, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन एंड कार्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ओव्यूलेशन के लिए और कार्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के लिए। जब भी ओव्यूलेशन होता है सेकेंडरी oocyte हमारा आता है तो दो स्ट्रक्चर बनती है, एक तो सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा और उसके साथ जो बाहरी मटेरियल होता है उसको बोलते हैं हम कार्पस ल्यूटियम। तो दो स्ट्रक्चर ही बनाएगा, ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte बना देगा और कार्पस ल्यूटियम को फॉर्मेशन कर देगा। अब आता है हमारा लास्ट हार्मोन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, रिलीज फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम। अब सेकेंडरी oocyte बन गया और कार्पस ल्यूटियम बन गया, तो कार्पस ल्यूटियम क्या करवाएगा, रिलीज फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम वर्क ओवर द मायोमेट्रियम रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्राइन रिलैक्सेशन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है और ये क्या करता है, यूट्रस को बिल्कुल रिलैक्स रखता है, ठीक है। अगर ये इस हार्मोन का लेवल ज़्यादा है तो बिल्कुल हमारा यूट्रस रिलैक्स रहेगा, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे, मतलब ब्लीडिंग नहीं होगी। अगर जैसे ही इस हार्मोन का लेवल कम होता है प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चालू और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं फ्लो चार्ट है हमारा, फ्लो चार्ट को पढ़ लेते हैं कैसे कैसे पूरा काम करता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारा DNRS को छोड़ देता है, मैं FSH आया, FSH ने क्या किया, ग्रेनुलोसा सेल पर काम किया और वहाँ पे क्या करा भाई, फोलिकल की ग्रोथ। अब जब फोलिकल ग्रोथ होता है तो दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मैंने बताया था, पहला तो एस्ट्रोजन होता है और इनहिबिन बी भी होता है। तो इनहिबिन बी को ए माइनर हार्मोन होता है, इसके बारे में अपने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अब मेरे को काम है एस्ट्रोजन से, तो एस्ट्रोजन हमारा बन गया, ठीक है। FSH ने क्या करवाया, ग्रेनुलोसा सेल पे काम किया, फोलिकल ग्रोथ हुई और हमारा एस्ट्रोजन बन गया। अब ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ग्लैंड पर कार्य करता है, हम पहले ही पढ़ चुके। तो एंडोमेट्रियम पे काम करेगा और एंडोमेट्रियम में तीन काम करवाएगा, उसकी ग्रोथ करवा देगा और वहाँ पे LH को बुलाएगा और FSH को भगाएगा, ठीक है। FSH का लेवल कम कर देगा और LH को बुला लेगा, मतलब LH का लेवल इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अब LH हार्मोन का नाम तो आप जानते ही हो, एक तो ओव्यूलेशन करवाता है और कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करवाता है। ओव्यूलेशन के अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया और कार्पस ल्यूटियम हमारा बन गया। और कार्पस ल्यूटियम क्या करवाता है, तीन हार्मोन सीक्रेट करवाता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करवाएगा, एस्ट्रोजन करवाएगा और इनहिबिन ए करवाएगा। इनहिबिन ए माइनर हार्मोन है, इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसको आप भूल भी सकते हो भले ही। तो इसमें दो हार्मोन हो गए, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब देखो, ये हार्मोन सीक्रेट हुआ। अब अगर इनका लेवल कम होता है तो मैंने पहले बता दिया था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, यूट्रस में रिलैक्स करवाता है। अगर ये कम हो गया, इसका लेवल कम होता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है भैया, कॉन्ट्रैक्शन चालू होंगे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ तो FSH का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक लग जाएगा और FSH का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। FSH का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम दो हार्मोन सिस्टम पढ़ते हैं, एक तो पॉजिटिव, नेगेटिव। अब हम शुरुआत से पढ़ते हैं कि दो ही हार्मोन के सिस्टम होते हैं, पॉजिटिव सिस्टम और नेगेटिव सिस्टम। पॉजिटिव सिस्टम में हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नेगेटिव में लो लेवल पे आ जाता है। तो पॉजिटिव हार्मोन सिस्टम में क्या होगा, हाई हार्मोनल लेवल होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। अगर हाई सब हार्मोन हाई लेवल पे हैं तो ओव्यूलेशन होगा, एंडोमेट्रियम की अच्छी ग्रोथ होगी और ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये तो हो गया पॉजिटिव सिस्टम में। और नेगेटिव सिस्टम में क्या होता है, लो हार्मोनल लेवल होते हैं, एनोवुलेशन होता है, एंडोमेट्रियल डैमेज होती है, ठीक है, और ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है। सॉरी, इसमें ब्लीडिंग एब्सेंट होती है, पॉजिटिव सिस्टम में ब्लीडिंग एब्सेंट होती है और यहाँ पे ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है। अब जब हम शुरुआती मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो ठीक है, उसमें ब्लीडिंग फेज आती है, तो वहाँ उस समय क्या होता है ना, तो ओव्यूलेशन हो रहा होता है, सब हार्मोन अपने लो लेवल पे होते हैं, एंडोमेट्रियल डैमेज होती है और ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है। ये शुरुआत में लगेगा और ये लास्ट में लगेगा, ठीक है, बीच में और लास्ट में लगता है। पॉजिटिव हार्मोन मतलब हार्मोन का लेवल बढ़ना, तो ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। शुरुआती में सब हार्मोन लेवल होते हैं, नेगेटिव सिस्टम काम करता है एम साइकिल की फर्स्ट फेज के अंदर। अब देखो, फेज होती है जो एम साइकिल की, फेज पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। फेज हमारी तीन फेज होती है, आइडियली डिवाइड करा है तीन फेज को, ड्यूरेशन इसका 28 डेज होता है, ठीक है। आइडियली डिवाइडेड इनटू थ्री फेज, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज।
फर्स्ट फेज होती है 1 से 5 डेज की, जिसको हम ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, जिसके अंदर ब्लीडिंग होती है। सेकंड फेज होती है 5 से 14 दिन, ठीक है, इसके अंदर ओव्यूलेशन होता है। और 14 से 28 डेज मतलब सीक्रेटरी होती है, जैसे वापस यूट्रस प्रिपेयर होगा ब्लीडिंग के लिए, मतलब ठीक है, वापस ब्लीडिंग के लिए प्रिपेयर होगा, उसको हम बोलते हैं सीक्रेटरी फेज। तो हम लोग को फर्स्ट फेज में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये 1 से 5 दिन की होती है, तो हमारा ड्यूरेशन तो पता लगेगा, 1 से 5 दिन की होती है, ठीक है। ब्लीडिंग फेज में इसको बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं और मेंस्ट्रुएशन फेज भी बोलते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन फेज इसलिए बोलते हैं कि ये सबसे पहले स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुएशन मतलब पहले स्टार्ट होती है। इट इज कैरेक्टराइज बाय द लो हार्मोन लेवल। पहले ही बता चुका हूँ कि लो हार्मोन लेवल काम करेगा, मतलब नेगेटिव सिस्टम काम करेगा। यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल कम रहेगा। द मेजर मेजर द मेजर द मेजर रेस्पॉन्सिबल हार्मोन फॉर द ब्लीडिंग इज डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन। मैंने बताया था कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो हमारे रेस्पॉन्सिबल होता है यूट्राइन के रिलैक्सेशन के लिए। अगर इसका ज़्यादा लेवल है तो यूट्राइन रिलैक्स रहेगा, तो ब्लीडिंग एब्सेंट रहेगी। अगर इसका लेवल जैसे ही कम हुआ और यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन चालू हुए तो ब्लीडिंग प्रेजेंट। डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल इंड्यूस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज द PGF2 अल्फा प्रोस्टाग्लैंडिन पेन, ठीक है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर, फीमेल्स की बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हुआ तो वहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाते हैं। अब जैसे कॉन्ट्रैक्शन चालू होती है ब्लीडिंग होती है। अब जाहिर सी बात है फीमेल्स के अंदर जब ब्लीडिंग होती है तो पेन भी होता है। तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड करी गई है कि ये पेन किसकी वजह से होता है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल घटता है, तो उसको बोलते हैं PGF2 अल्फा। ये पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब ब्लीडिंग इज आल्सो नोन एज ए विड्रॉल ब्लीडिंग। इसको क्या होता है, विड्रॉल ब्लीडिंग। अब विड्रॉल ब्लीडिंग का मतलब होता है कि निकलना एक तरीके से। तो ये क्या होती है, ब्लीडिंग निकलती रहती है वेजाइना के थ्रू। एवरेज ब्लड लॉस अमाउंट 35 से 50 ml, 35 से 50 ml ब्लड लॉस होता है फीमेल्स के अंदर। और एंड अब आती है नेक्स्ट बात कि जो हमारी ब्लीडिंग कैसे होती है। अब देखो यूट्रस के अंदर हम 3 लेयर पढ़ चुके हैं, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम बाहर रहती है ऐसी कैसी, यूट्रस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मायोमेट्रियम जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है। और एंडोमेट्रियम जो ग्लैंड से मिलकर बनी होती है, वही टूट टूट के बाहर आती है, ठीक है। हमारी जो, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये 2 लेयर तो हमारी परमानेंट होती है, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो नॉन परमानेंट होती है, क्योंकि ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ जाती है। ब्लीडिंग क्या होती है, जब फीमेल्स के अंदर ब्लीडिंग होती है तो एंडोमेट्रियम टूट टूट के बाहर आती है, ठीक है। जब प्रोजेस्टेरोन लेवल का कम हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन चालू हुए और वो लेयर टूट टूट के बाहर आती है, उसको ही बोलते हैं ब्लीडिंग। तो ये एंडोमेट्रियम होती है ना, जो 2 लेयर की बनी होती है, एक तो बेसल लेयर की और एक फंक्शनल लेयर। तो बेसल लेयर तो हमेशा मेंटेन रहती है पूरी साइकिल के अंदर, और जो फंक्शनल लेयर होती है वो डैमेज ड्यूरिंग द एवरी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, ठीक है। अब जैसे अगर नॉर्मली बोला जाए तो मेजर रूप में तो एंडोमेट्रियम को हम नॉन परमानेंट लेयर बोल सकते हो। अगर एंडोमेट्रियम के अंदर भी बात करें तो उसमें भी 2 लेयर होती है, बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर। बेसल लेयर मेंटेन रहती है और फंक्शनल लेयर फंक्शन करती है, मतलब डैमेज होती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर टूटती है। हर MC साइकिल में ये टूटती है और बाहर आती है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी बना रखा है इधर। ये हमारी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के 2 पार्ट है, बेसल और फंक्शनल लेयर। अब फंक्शनल लेयर जो अंदर ही अंदर होती है, यूट्रस के अंदर टूट टूट के बाहर आती है, ठीक है। तो इसमें हमारी फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुकी है। तो MC साइकिल में हमने 5 हार्मोन पढ़े। मैं समराइज करा देता हूँ क्या क्या पढ़ा। 5 तो हमने हार्मोन पढ़े, ठीक है। इसमें से फर्स्ट हार्मोन तो क्या होता है, कंट्रोलिंग हार्मोन होता है। और फिर कंट्रोलिंग हार्मोन होता है। और जो हमारे 4 हार्मोन होते हैं वो वर्किंग हार्मोन होते हैं। हमारे 2 सिस्टम काम करते हैं, नेगेटिव सिस्टम और पॉजिटिव सिस्टम। नेगेटिव सिस्टम के अंदर सब हार्मोन लो लेवल पे होते हैं, ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है, एंडोमेट्रियल डैमेज होती है और ओव्यूलेशन नहीं होता है। हाई के अंदर क्या होता है कि सब हार्मोन ऊपर के लेवल पे होते हैं, ओव्यूलेशन होता है, ब्लीडिंग एब्सेंट होती है, ठीक है। हमने पढ़ी फिर फेजेस पढ़ी। तो 3 फेज होती है इसकी, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। उसको टाइम ड्यूरेशन के अंदर 1 से 5, 5 से 14 और 15 से 28 दिन या 30 दिन जो भी है। फर्स्ट साइकिल को बोलते हैं, फर्स्ट को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। इसके अंदर नेगेटिव सिस्टम काम करता है हमारा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल कम होता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन होंगे, ब्लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और उसी टाइम हमारा एक प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है जो पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम होती है वो 2 प्रकार की होती है, बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर। बेसल लेयर टूट टूट
सॉरी फंक्शनल लेयर टूट के बाहर आती है और बेसल लेयर पूरी एमसी साइकिल में मेंटेन रहती है। अब जो हमारी 2 फेज बची हैं, सेकंड फेज और थर्ड फेज, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वायरी है एमसी साइकिल से रिलेटेड तो इस कमेंट बॉक्स में बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।